हेलो दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूपी एसआई और यूपी पुलिस और जो वो सभी एग्जाम जिनमें पॉलिटी आती है, उसकी एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। तो इस बेहतरीन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है कि इस बेहतरीन सीरीज का थोड़ा सा पार्ट हमने पूर्व क्लास में पढ़ा दिया है, अर्थात राष्ट्रपति का हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से ही रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, भारत के गणतंत्र के प्रतीक, हमारे देश के व्यक्ति का चुनाव कैसे होता है और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो अपनी क्लास को ज्यादा बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए आप सभी को कि आज की जो हमारी क्लास है मोस्टली इंपोर्टेंट यूपीएसआई के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सभी के साथ में जैसे कि पुलिस, यूपी पुलिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसएससी जीडी हो गया, और इसी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए आज की क्लास एक रामबाण साबित होने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 30 से 35, 40, 50 मिनट में पूरे इंडियन प्रेसिडेंट को इस प्रकार से बाल की खाल निकाल के समझा दिया जाए कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाए तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन फोड़ोगे। आप 100% क्वेश्चन फोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, आर्टिकल 52 बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि हमारे देश में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह एक मूल ढांचा है हमारे संविधान का। मूल ढांचे का मतलब हो गया कि भैया कोई भी संसद भी चाहे तो इस बात को बदल नहीं सकती कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। और जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, आप सभी को मालूम है कि वह प्रथम नागरिक होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है और भारत में गणतंत्र का प्रतीक होता है। गणतंत्र का प्रतीक, भैया गणतंत्र का मतलब होता है, क्या सुना, गणतंत्र या राजतंत्र किसे बोलते हैं कि जहां पर सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी जनता के बीच से, कहां से, जनता के बीच से चुना जाता है। तो एक हमारा देश भैया ऐसा है जहां में सबसे बड़ा अधिकारी देश के है प्रेसिडेंट, जिन्हें बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है जनता के बीच में चुने जाते हैं। हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो जनता के बीच में से आया हुआ है, कोई वंशवत नहीं चलता। हमारे देश में भूटान की तरह एक ही परिवार के व्यक्ति राजा राष्ट्रपति नहीं बनते। हमारे देश में जापान की तरह एक ही परिवार के राजा नहीं बनते। हमारे देश में सऊदी अरब की तरह एक ही परिवार के चलते। हमारे देश में उत्तर कोरिया की तरह एक ही परिवार के व्यक्ति राजा नहीं बनते, क्योंकि हमारा देश जो है गणतंत्र है, जनता चुन के जाती है। एक आदिवासी महिला भी हमारे देश में राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर सकते हैं। तो एक दलित वर्ग से आए KR नारायण भी, वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम भी, और मुस्लिम समुदाय से आए हुए महान महान विभूति, चाहे उनमें हम बहुत ही महान व्यक्तियों का नाम ले ले, APJ अब्दुल कलाम ही सबसे महानतम व्यक्ति है उनमें, उन सभी व्यक्तियों ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। तो इसका मतलब कि राष्ट्रपति हमारा यहाँ पर गणतंत्र का प्रतीक है। हमारा राज्य गण राज्य नहीं है, गण राज्य है। कैसा राज्य है भाई? गण राज्य। समझते हैं ध्यान से। तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन 53 में जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 53 4 स्टार का क्वेश्चन है बेटा। आर्टिकल 53 बोला कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ माने केंद्र, केंद्र मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट, नई दिल्ली जो देश की कैपिटल है, पूरा देश, सुना, पूरा देश बात करेंगे, नई दिल्ली में लिखेंगे कंप्लीटली। पूरे देश की जो कार्यपालिका है, जो कार्य करने वाली है, कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी भैया? राष्ट्रपति में नीत होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में नीत होगी। सारे देश में जितने भी काम होंगे, काम पे हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तो आपका काम वैलिड है। प्रधानमंत्री जी दुनिया किसी भी देश में कोई भी समझौता कर आए, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो समझौता लागू नहीं होगा। तो हमारी कार्यपालिका के जो प्रमुख है, जो कार्यपालिका सारी शक्ति है, वो राष्ट्रपति के अंदर है। हाँ, जबकि उस शक्ति का जो उपभोग है
वर्तमान में मोदी जी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। कहां होती है? प्रधानमंत्री में निहित है। कह देते हैं कभी कभी कि राष्ट्रपति हमारे देश में एक नाम मात्र का व्यक्ति होता है। नाम मात्र का मतलब यह है कि वो सारे काम जो करता है मंत्री परिषद की सिफारिश से करता है, और मंत्री परिषद होती है प्रधानमंत्री के अंडर में। किसके अंडर में? प्रधानमंत्री के अंदर में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख तो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं। रियलिटी कार्यपालिक शक्ति वास्तविक शक्ति में होती है, प्रधानमंत्री में होती है। कौन सा आर्टिकल में है ये? 53 में है। 54 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसमें कौन कौन व्यक्ति वोट डालेगा। तो बड़ा वोट की बात है, वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट, क्योंकि वोट की तो सबसे बड़ी बात है कि वोट डालेगा कौन भैया? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना आप। देखो लोकसभा, नाम सुना है? दिल्ली में है, हाँ वेरी गुड। वह राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य भैया जो भी राष्ट्रपति है उनके चुनाव में वोट डालेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो निर्वाचित है, जो जनता के बीच में से आए हैं। यहां मनोनीत नहीं आएंगे, मनोनीत नहीं आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट है, सभी विधानसभा के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य। तो ध्यान रख लेना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति वोट डालता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य है, साथ में सभी विधानसभा के सदस्य है, चाहे वो विधानसभा किसी भी देश की हो, सॉरी किसी भी राज्य की है, चाहे यूपी की है, चाहे एमपी की है, चाहे छत्तीसगढ़ की है, चाहे पांडिचेरी की है, चाहे दिल्ली की है, चाहे जम्मू कश्मीर की है, जितनी भी विधानसभा होती है सबके सदस्य है। तो बताओ गुरुजी कि इसमें वोट कौन नहीं डालेगा? कौन नहीं डालेगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कौन नहीं डालता। तो समझ लेना कि विधान परिषद नहीं डालती, विधान परिषद का कोई मेंबर इसमें वोट नहीं डालेगा, तो कोई भी नहीं आएगा भाई इसमें। और बाकी कहते हैं कि कोई भी मनोनीत भी नहीं डालेगा। कहीं पर भी यदि मनोनीत हुआ है, चाहे वो राज्यसभा में हुआ है, चाहे वो लोकसभा में हुआ है, चाहे वो विधानसभा में हुआ है, यदि कोई सदस्य मनोनीत होता है वो वोट नहीं डालता, वो वोट नहीं डालेगा। तो कौन सा आर्टिकल में है ये? 54 में। 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और आनुपातिक होता है बेटा। आनुपातिक का मतलब हो गया कि हर व्यक्ति की वोट का एक अनुपात होगा, और एकल संक्रमणीय होता है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा, लेकिन जो वोट का मूल्य है वो बिल्कुल अलग है। जैसे लेना कई बार आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति में जो डाले गए वोट है, वोट मूल्य निकालते कैसे है? वोट मूल्य निकालने का फॉर्मूला भाई जैसे लेना, देखो यदि यूपी का निकालवा रहे हैं हम, जैसे उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, तो हम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है जनसंख्या अपॉन संख्या गुना 1/1000। अब आप कहोगे कि कौन सी जनसंख्या और कौन सी संख्या? पहले क्लियर करो। देखो यदि मैं निकाल रहा हूं, यदि मैं चुनाव में वोट का मूल्य निकाल रहा हूं एक एमएलए का, यूपी के एमएलए जानते हो? विधायक जी। कौन भैया? विधायक जी। तो कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है जनसंख्या, जैसे यूपी की जनसंख्या है 19,98,12,341 व्यक्ति, डिवाइड बाय एमएलए होते हैं 403, 1/1000। तो यहां से जो संख्या निकलती है वो एक एमएलए की वोट निकलती है, वोट की पावर निकलती है, वोट की क्षमता निकलती है, वोट का मूल्य निकलता है। यदि हम एक एमपी की निकाल ले जो कि लोकसभा का होगा, कहां का होगा? लोकसभा का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूपी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि 19,98,12,300 व्यक्ति यूपी में है, और डिवाइड बाय 80 होते हैं लोकसभा के, तो 1/1000 हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, 1/1000, 1000 बाई 1000, 1000 बोलते हैं इसे।
तो ध्यान रख लेना कि वोट का मूल्य निकालने की पद्धति आर्टिकल 55 में है और 4 स्टार का क्वेश्चन है। 4 स्टार का क्वेश्चन है यूपीएसआई में, आप जान लगा दो इस बार, ठीक है। और पूरे के पूरे 15 या 20 नंबर जितनी भी पॉलिटिक आनी है 100% क्लास में से आएगा, बस आप क्लास को छोड़ो मत। आगे बात करते हैं आर्टिकल 56। देखो कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। भाई ये बात हम कहेंगे कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुनाएगा, लेकिन रुको भाई रुको, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा, नया राष्ट्रपति नहीं आएगा, तब तक 5 वर्ष के बाद भी 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति पद पर रहेगा, राष्ट्रपति पद पर रहेगा। 5 वर्ष के बाद भी रहेगा भाई, और तब तक रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात सुन लेना, यदि इस राष्ट्रपति ने, जो प्रेजेंट टाइम के हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे, किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया या उनका किसी कारणवश निधन हो गया, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति पदभार संभालेगा। कौन संभालेंगे भाई? उपराष्ट्रपति। और आपकी यदि क्वेश्चन आ जाए कि सपोज करो किसी कंडीशन में, कोई इमरजेंसी में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ये पदभार संभाल लेंगे। और आप क्या होगा कि ये भी नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। तो कौन से आर्टिकल में? 56 में। एक बात रख लेना, राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन आया कांस्टेबल का। लेकिन भैया तुम बनने वाले दरोगा, तो दरोगा को सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो पद है वो तब तक 5 वर्ष के बाद भी रह सकते हैं जब का कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाते। और अपना त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और निधन होने के बाद भी कहते हैं कि उपराष्ट्रपति उनका पद धारण करते हैं। तो बात करेंगे 57 की, कि क्या राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है? पुनः का मतलब है क्या दोबारा से निर्वाचित हो सकता है? तो बोल देना हाँ जी। हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुना है आपने? हाँ, जो देश के पहले कृषि मंत्री भी थे अंतरिम सरकार में, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। कहते हैं कि वो 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं। तो हमारे देश में पुनर्निर्वाचन कितनी बार भी हो सकता है, बड़े ध्यान रखना। कहते हैं कि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भाई तुम्हें राष्ट्रपति बनाना है, देखो दरोगा बनो ना बनो, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बनाना तुम्हें। अगर मैं तुम्हें राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं तो पहली योग्यता तुम्हारी है कि आप भारत के नागरिक हो। क्या है? आप भारत के नागरिक हो। यदि आप भारत के नागरिक हो तो आप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो, अगर नहीं हो तो भैया नहीं हो। दूसरी बात, बालक नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हो। और तीसरी बात है, लाभ के पद पर ना हो, गवर्नमेंट नौकरी पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो भैया। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं है, कहते हैं कि विधानसभा में आप मंत्री हो, विधायक हो, राज्यपाल हो, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो यह भी याद रखना कि विधायक को राज्यपाल का पद नहीं मानते। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम आपका अनुमोदन जो है वो 50 सदस्यों ने किया हो, कम से कम। और आपके नाम का प्रस्तावक जो है, प्रस्तावक कि कितने सदस्यों ने कहा? कम से कम 50 सदस्यों ने कहा हो। और बड़ी बात कि आपके पास आपको जमानत राशि भरने के लिए कि मैं भैया पद लड़ूं, चुनाव लड़ेंगे, जमानत राशि के रूप में कम से कम 15,000 रुपए आपको आरबीआई में जमा करने पड़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। कितनी बड़ी बात है भाई कि हमें पैसे भी आरबीआई में जमा करने पड़ेंगे 15,000 रुपए, कि हमें देश का राष्ट्रपति बनना, ये लीजिए 15,000 रुपए। अगर हम जीत गए ना
तो हमारे 15,000 रुपये वापस चाहिए हमें। देखो यदि हमें बहुमत का 1/6 नहीं मिल पाया तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, और यदि मिल गए तो 15,000 रुपये हम लेकर छोड़ेंगे वापस। तो जमानत राशि का मतलब होता है कि ये वापस मिल जाते हैं, रिफंडेबल है ये। लेकिन रिफंडेबल तभी है जब हमें सम्मानजनक वोट मिलेंगे। ये नहीं कि कुल मतों का यदि 1/6 भी नहीं मिलेगा तो हमें जमानत राशि नहीं मिलती। कुल मतों का 1/6 कितनी होती जमानत राशि? कुल वोटों का 1/6। मतलब यदि 60 वोट है तो 10 तो मिलनी चाहिए कम से कम। ठीक है जी, 60 वोट 10 तो मिलनी चाहिए। यदि 9 मिल रही है, जमानत जब्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पोर्शन। आर्टिकल 59 क्या, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी भैया? किसी व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि तुम राष्ट्रपति बनो, ठीक है बेटा। तो यदि तुम्हें राष्ट्रपति बनना मेरे दोस्तों, तो उसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? देखो, पहली शर्त है कि वह संसद के किसी सदन सदस्य ना हो। और यदि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है जो लोकसभा राज्यसभा में किसी पद पर है, विधानसभा में किसी मंत्री है, तो राष्ट्रपति बनते ही समय उसके उस सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। या तो वो त्याग पत्र दे, वरना सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और लाभ के किसी पद पर ना हो और बिना कोई चुकाए। देखो भैया शर्तें हैं। पहली बात शर्त यही है कि हमने बना दिया भैया तुम्हें राष्ट्रपति, अब तुम छोटे मोटे मंत्री बन के क्या करोगे? तो ध्यान रख लेना, राज्यसभा हो या हो लोकसभा, बात के लिए, या हो विधानसभा या हो विधान परिषद, सबको लिख लेते एक साथ ही। ठीक है, या हो उपराष्ट्रपति या हो राज्यपाल। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो ध्यान रखना, उसे इन पद से तुरंत के तुरंत क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, इस्तीफा दीजिए। पहली शर्त कि अगर आप लोगे तो आपको त्यागपत्र देना होगा। दूसरी बात, आपका लाभ का पत्र कोई उदाहरण नहीं करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, वह आपको बिना किराए का राष्ट्रपति भवन मिलेगा। बल्ले बल्ले पर तो राष्ट्रपति भवन मिलेगा, रहने के लिए फ्री में मकान मिल रहा भाई। तो आपको राष्ट्रपति बनना ही बनना है। वो कहते हैं कि पद अवधि के दौरान उसके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। वेतन और भत्ते की गारंटी भी, पेंशन भी मिलती है, ये शर्तें है। वेतन, ठीक है, क्या रुपए मिलता है राष्ट्रपति जी को वेतन? 5 लाख रुपए पर ईयर पर मंथ, प्रति माह। और तकड़ी कमाई है, कोई दिक्कत नहीं है आपके राष्ट्रपति का चुनाव से ही, ध्यान रख लेना। ठीक है, पेंशन मिलेगी, ये सब शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो करिए तैयारी। अगला आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो आपको एक लाइन में बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब आप कहते हो कि सर जी मुख्य न्यायाधीश तो है ही ना, वो वाला पद तो खाली है। तो उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश, कौन? वरिष्ठतम। ये ऑप्शनल है, वरिष्ठतम, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल में वरिष्ठतम न्यायाधीश है यदि किसी कारणवश हमारे न्यायाधीश नहीं है। आगे देखो, बहुत आर्टिकल इंपॉर्टेंट, जिसे मैं कहूं कि 4 स्टार भी कम है भाई, 4 स्टार नहीं 5 स्टार बोलूंगा इसको। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 समझना। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं मेरे भाइयों, आपको गलती नहीं करनी, आपको गलती नहीं करनी। आप समझो, देखो देखो ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है हटाने की प्रक्रिया। भाई राष्ट्रपति जी को हटाना है उन्हें उनके पद से, तो अब कैसे कैसे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? क्या प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे? देखो भैया, राष्ट्रपति पर सिर्फ महाभियोग का जो आधार है, केवल एक ही आधार है। आपको आधार बताना पड़ेगा यदि हटा रहे हो। आधार केवल एक है, संविधान का अतिक्रमण। क्या आधार है? संविधान का उल्लंघन,
यदि किसी भी राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। क्या हो सकता है? हटाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति साहब को गलती से भी संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन किसी कंडीशन में ना हो पाए। संविधान का उल्लंघन पहली इंपॉर्टेंट बात। देखो, आधार पता हो गई कि राष्ट्रपति को उनके पद से कब हटाया जा सकता है, जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे। देखो, अब हटाने की प्रक्रिया क्या होती है वो समझते हैं। थोड़ा समझते हैं कि राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान समझो। देखो, पहले ही कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में प्रारंभ की जाती है। कहने का मतलब है किसी भी राज्य की विधानसभा में, विधान परिषद में प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति हटेगा संसद से। राज्य कोई भी राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। तो पहली प्रक्रिया यह है, जैसे सुना, कि संसद का कोई भी सदन, संसद का कोई भी सदन 1/4 बहुमत से आरोप लगाएगा। बहुमत से आरोप लगाया भाई, आरोप लगाएगा एक व्यक्ति नहीं, संसद का पूरा सदन में से, ध्यान सुना, पूरे सदन के 1/4 सदस्य। कितने? 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य। अब इन्होंने आरोप लगा दिए, सपोज करो लोकसभा ने आरोप लगा दिए कि भैया ये जो है ये घोटाला कर रहे हैं और इस मामले में इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तो जब आरोप लग जाएगा तो आरोप लगने के बाद उन्हें कहते कि 14 दिन का नोटिस देना होगा। कितने दिन का तो नोटिस? 14 दिन का नोटिस देना होगा। और उस 14 दिन के नोटिस में कहते कि संसद में कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं आ सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं कि भैया जो इन्होंने आरोप लगाए ना वो सरासर गलत है, गलत है, गलत है। तो कहते हैं कि उन आरोपों को सही है या गलत है, इस बात को साबित करने का संसद में राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है। सपोज करो फिर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी उनकी जांच करती है और जांच सही पा जाती है, तो ध्यान रखना, तो फिर क्या होगा कि दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत, बहुमत कितना? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाना होगा। और जब संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे तो हम कह देंगे कि राष्ट्रपति अब अपने पद से हटा दिए गए हैं, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, महाभियोग की प्रक्रिया क्वेश्चन आया हुआ है कि ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें पूरा न्याय मिल पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन भी लाइन इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। ठीक है, कैसी है? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक का मतलब यह है कि उनको चुनते समय तो हमने विधानसभा से वोट लिया था। देखो, जब हमने उनका चुनाव कराया था राष्ट्रपति जी का, तो हमने एक बात ध्यान थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालने का अधिकार है, क्या है? वोट डालने का अधिकार है, सभी राज्यों की विधानसभा को थे, लेकिन हटाने में तो नहीं था। हटाने में हमने किसी से नहीं पूछा, हटा संसद ने दिया, तो इसलिए बोला गया ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 62 में है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप याद रखना। अब आपको याद रखना है कि आर्टिकल 62 में है क्या, तो याद रहेगा आपको, सॉरी 61 में। आगे चलते हैं, अब राष्ट्रपति की बात करेंगे। अब थोड़ी सी और राष्ट्रपति की बात करेंगे भैया, इनकी बात करेंगे हम बाद में। ये राष्ट्रपति की रिक्तियों के संबंध में चुनाव और कार्यकाल, यदि उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे, अभी राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। चलो मैं इस पेज को आगे ले आता हूं, ठीक है? चलो भाई कॉपी हो जा।
आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, यहाँ आ जाए। ठीक है, अब समझते देखो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अब देखो, बड़ी बात ये आती है कि राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी होती है, राष्ट्रपति पे कौन कौन शक्तियां है। तो हेडिंग है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी पर मैंने बोला कि सभी कार्यकारी शक्ति होती है। पहले बोला ना, कार्यपालिका प्रमुख होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है इनके पास कार्यकारी शक्ति। कौन सी? कार्यकारी शक्ति। वेरी गुड। राष्ट्रपति जी के नाम से सभी काम होते हैं, तो कार्यकारी शक्ति होगी। दूसरी होती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब है कि विधि बनाएंगे भाई, उसकी शक्तियां है। तीसरा मैटर है वित्तीय शक्ति। पैसों का मामले की शक्ति भी इनके पास होती है। किनके पास होती है? हमारे देश के राष्ट्रपति के पास। चौथी होती है न्यायिक शक्ति। न्याय देना है, किसी सजा को माफ करने की शक्ति भैया राष्ट्रपति के पास होती है। नंबर 5 होती है कूटनीति शक्ति। कूटनीतिक शक्तियां, तो आप समझ रहे हो, ये वाली शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। आगे आते हैं नंबर 6 सैनिक शक्ति। तीनों सेना का प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, तो सैनिक शक्ति भी राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। और सबसे बड़ी बात है नंबर 7 आपातकालीन शक्ति। ठीक है, इमरजेंसी जो चीज होती है उसे लगाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत पूछता है पेपर में, तो एक एक शक्ति के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कार्यकारी, उसके बाद विधायी शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, फिर कूटनीति की शक्ति, फिर सैन्य शक्ति, और फिर आपातकाल वाली शक्ति। तो आप इसे नोट कीजिए फिर से। ठीक है, जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्यकारी। देखो, हेडिंग है राष्ट्रपति जी की कार्यकारी का शक्ति। कार्यकारी शक्ति कि राष्ट्रपति कौन कौन से काम करते भैया, वो पावर बताइए, क्या क्या कर सकते। देखो, पहली बात और महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में कोई भी काम होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। अर्थात शासन संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को है। शासन संबंधी कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से होंगे। कोई भी काम होंगे, सिंपल सी बात है कि वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जो राष्ट्रपति कहेंगे वही सारे काम होंगे। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार या मंत्री के लिए कोई भी काम होंगे, डिपार्टमेंट जो बांटेंगे, कहते हैं कि मंत्रालय विभाजन काम राष्ट्रपति करेंगे। मंत्रालय विभाजन करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन बांटेंगे भैया यही कौन? राष्ट्रपति जी ही बांटेंगे। कोई भी को कहते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति यही करेंगे। अर्थात ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेके मंत्री परिषद में जितने मेंबर हैं उन सबकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है। साथ में इनके जैसे महान्यायवादी नाम के व्यक्ति हो गए, ठीक है, या फिर देखो ये काम है महान्यायवादी को शपथ दिलवाने का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए भाई, ये भी तो काम है। कैग होगा, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महापालिका परीक्षक हो गए। सबके भैया काम जो है यही करेंगे। आगे बात है कि SC ST OBC आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। सदस्यों की नियुक्ति, विचारों को नियुक्ति करने का काम तो इन्हें अच्छे से मिला हुआ है कि तुम्हें इनकी भी नियुक्ति करनी है, इनकी भी नियुक्ति करनी है। जितने पुरस्कार वितरण भैया ये करेंगे, जैसे पद्म श्री हो गया, भारत रत्न हो गया,
पद्म विभूषण हो गया, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बांटेंगे, राष्ट्रपति बांटेंगे। सरकार के मंत्री परिषद की सिफारिश बांटेंगे, लेकिन बांटेंगे खुद ही। राज्यपाल है भैया, वित्त आयोग के सदस्य है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है, चुनाव आयुक्त है, सबकी नियुक्ति करने का अधिकार किनको है भैया? राष्ट्रपति जी को है। तो काम तो बहुत राष्ट्रपति जी के पास बहुत है, नियुक्ति संबंधी कार्यकारी काम तो राष्ट्रपति जी के पास बहुत है, इस बात को तो हम मानेंगे। दूसरा जो काम होता है उसे बोलते हैं विधायी शक्ति। विधायी मतलब होता है विधि बनाने की शक्ति। देखो दूसरी शक्ति है विधि बनाने की शक्ति, जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर पूछेगा, और जब पूछेगा तो तुम कैसे करोगे फिर? तो आप समझ लो पहले ही। देखो भाई, यदि संसद कोई भी बिल बनाती है, जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक वो विधि नहीं बन पाती। बड़ी बात क्या है भैया कि वह विधायी शक्ति में आती है कि संसद की वो बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। उनके लोकसभा कुल मिला के संसद की बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी, और कहेंगे भैया नियम बनाओ। कहते हैं कि किसी बिल्ले को मना भी कर सकते हैं, किसी को कह भी सकते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लोकसभा में 2 आंगन सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की योग्यता निश्चित कर सकते हैं। तीसरा, किसी बिल पर, विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक वो बिल पास नहीं हो पाता। ठीक है जी, तो ध्यान रखना कुछ बातें कि विधि बनाने शक्ति में कौन कौन से आते हैं। मैं पानी पी रहा था, तो बताइए विधि बनाने शक्ति में कौन कौन सी चीजें आती है, बताइए ध्यान से। पहला, जब तक, कब तक याद करूं मैं तुमको, कब तक इक्ष्वाहूं, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर संसद द्वारा बनाए कानून पर नहीं होते, बनाए कानून पर नहीं होते, तब तक वह अधिनियम मतलब एक्ट नहीं बन पाता। भैया कोई भी अधिनियम एक्ट तभी बनेगा जब भैया राष्ट्रपति साइन कर देंगे। साइन करने का मतलब है स्वीकृति दे देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो कहते हैं नहीं करता साइन, भाई मेरी मर्जी मेरी मर्जी, तो कहते हैं वो साइन करने से किसी विधेयक पर मना भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मना भी कर सकते हैं। ठीक है, बताओ, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं। विधेयक पर स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं। वो कहेंगे भैया कि विधेयक मेरा है या तुम्हारा है, इस पे मैं पास नहीं कर रहा। कहते हैं कि धन विधेयक पर वो जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, बाकी वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि दोबारा से विचार करो, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि भैया दोबारा से विचार कर लो, तुम्हारे नियम में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और आपको पता है राष्ट्रपति स्वयं भी नियम बना सकते हैं। एक विधायी शक्ति और है उनके पास, आपको लगना चाहिए। आर्टिकल 123 में कहा गया है कि अध्यादेश लाकर अध्यादेश लाकर नियम बना सकते हैं। इसके लिए विधानसभा, विधान परिषद, संसद से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है, कितने टाइप से आ सकता है, वो प्रक्रिया में आपको बताऊंगा, लेकिन बस आपको होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास ये वाली शक्ति भी होती है। ठीक है, नियम बना सकता है, किसी राज्य के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश किसी भी समय, देखो कहते हैं कि अध्यादेश वापस कैसे हो जाता है, वो किसी भी समय राष्ट्रपति चाहे अध्यादेश ला के नियम बना दिया, किसी भी समय वापस ले सकते हैं। तो मैक्सिमम ये अध्यादेशों की पावर जो होती है
6 महीने की होती है। कितने महीने की? 6 महीने। मतलब राष्ट्रपति ने अध्यादेश लाकर यदि कोई नियम बनाया है तो 6 महीने के लिए वैलिड होगा। कितने महीने के लिए होगा? 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद वो नियम या तो संसद से पास कराना होगा या वो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो तीसरी शक्ति बताइए जो राष्ट्रपति जी के पास होती है, उसे बोलते हैं वित्तीय शक्ति। कौन सी? वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्ति की बात करते हैं अब हम। हमारा मधुसूदन यही रहेगा, वित्तीय शक्ति। देखो राष्ट्रपति जी के पास एक शक्ति और होती है, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब होता है कि संसद में कोई भी धन विधेयक, पैसा, संसद में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट, संसद में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। कोई भी धन विधेयक जब राष्ट्रपति कह देंगे भैया आप पेश करो तो ही होगा, मना कर दी नहीं होगी। दूसरी बात, अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना की नहीं जा सकती। यदि पैसा चाहिए भैया, कैसा ही पैसा चाहिए आपको। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अनुदान की कोई भी मांग उनकी अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। पहले पूछना पड़ेगा राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रपति साहब मैं इतने रुपए वहां लगाना चाहता हूं, क्या मैं इतने रुपए के लिए संसद में कोई बिल पास कर दूं या ना कर दूं। और कहते हैं कि प्रत्येक केंद्र और राज्य में बंटवारे के लिए हर 5वें वर्ष में वो वित्त आयोग का गठन भी करेंगे। ये भी भाई पैसों के लिए शक्ति है। क्या भैया? कि केंद्र व राज्यों के बीच बंटवारे के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। वित्त आयोग का गठन करेंगे भैया, राष्ट्रपति जी बताएंगे कि वित्त आयोग बनेगा, अब तुम्हें बता देगा कितना पैसा मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति की भारत की आकस्मिक निधि से किसी प्रकार खर्च जो है इनसे ही पूछ के किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्ति है जो आपको पता होनी चाहिए। यहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। आगे चलते हैं। तो नंबर 4 कौन सी आएगी? न्यायिक शक्ति। कौन सी है? न्यायिक शक्ति। देखो इसकी पीडीएफ आपको मधुसूदन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप इसकी पीडीएफ देखने के लिए राहुल सर पीडीएफ कर सकते हो, उस पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। RAHULSIR PDF टेलीग्राम चैनल को आप लॉन्च ऐड कर सकते हो, डालोगे तो आपको वो शो कर जाएगा, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो न्याय शक्ति में क्या है? न्याय शक्ति देखो महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं भैया जी? राष्ट्रपति। तो है ना, है इनके पास पावर। दूसरी बात यह है कि ये किसी की सजा को भी सजा माफ कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल में बताओ कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति? आप मुझे सभी बताएंगे, ठीक है। किस केंद्र के मामले में चाहे कोई भी दंड दिया गया हो, सैन्य न्यायालय में कोई दंड दिया हो, सबको माफ कर सकते। क्षमादान, प्राणदान, राहत, माफी, सब इनके पास शक्ति होती है, ठीक है। क्या सुना? ये माफी भी दे सकते हैं। ये जो मृत्युदंड है, मृत्युदंड माफ कर सकते हैं।
सेना न्यायालय की शक्ति को माफ कर सकते हैं, सेना न्यायालय की सजा को माफ कर सकते हैं। तो इनके पास न्यायिक शक्ति भी है, न्याय करने में भैया राष्ट्रपति किसी से कम थोड़ी है, वो भी हमारे देश में व्यक्ति है। और अगली आती है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति, हमारे देश के राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। अच्छा, आपने लास्ट वाला पेज नहीं लिखा तो नोट कीजिए, कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखो, कूटनीतिक शक्ति में मतलब है कि कोई भी संधि और समझौता तब तक नहीं होता जब तक राष्ट्रपति के साइन ना हो जाए। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय संधि लिख देते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लागू नहीं होते। कितनी इंपॉर्टेंट शक्ति है। और जो राजदूत होते हैं ना, राजदूत की नियुक्ति भी भाई ये करते हैं कि तुम्हें पाकिस्तान में जाना है और क्या क्या करना है, वो सारा राष्ट्रपति के हाथ में। ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है उसकी बात करेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राष्ट्रपति के पास है, वो होती है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति का मतलब ये हो गया, एक ही लाइन क्लियर हो जाती है, हमें समझना होगा कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होंगे, जो तीनों सेनाओं के प्रधान होंगे, तीनों सेनाओं को जो सर्वोच्च कमांडर होंगे, वो भैया कौन होंगे? राष्ट्रपति। या सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं भैया राष्ट्रपति जी। कौन सी तीन सेनाओं के? चाहे वो बेटा जल सेना हो, हाँ जी, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, किसी प्रकार की यदि सेना है तो उन तीनों के जो प्रमुख होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति। और लास्ट की जो शक्ति होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। तो हमारे राष्ट्रपति जी के पास में तीन प्रकार की आपातकालीन शक्ति होती है। तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं। जैसे एक होगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा उस समय। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय इमरजेंसी के अलावा दूसरा जो आपातकाल होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इनका ध्यान से हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि 352 में है, ये 356 में है आर्टिकल में, और 360 में है। इनको तीनों को लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखो आप ध्यान रखना बेटा, मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कौन सी बार कौन सा प्रधानमंत्री था, क्यों लगाया गया, किस आधार पर लगाया गया, राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कहां लगा, क्यों लगा, पंजाब में कितनी बार लगा, यूपी में कितनी बार लगा, ठीक है, वित्तीय आपातकाल क्यों नहीं लग पाया, क्या कंडीशन था। तो इसके बारे में हम अलग से टॉपिक पढ़ते हैं जो संविधान में हमारा आता है, वित्तीय आपातकाल वाला। ठीक है, तो ये याद रखना आपको बड़े ध्यान से। तो राष्ट्रपति की शक्ति रही। आगे राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है? देखो राष्ट्रपति जी के पास एक पावर होती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति जी की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति जी की वीटो शक्ति, वीटो की शक्ति। और वीटो की शक्ति राष्ट्रपति जी की आर्टिकल कौन सा है? हाँ जी बोलिए, 111। वाह, वेरी गुड, क्या बात है तुम्हारी, ना हिंदी रही ना इंग्लिश। इंग्लिश होगी भाई, इंग्लिश। तो देखो राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर क्या होता है। वीटो मतलब होता है कि देखो जब भी कोई राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है, क्या आता है? बिल। संसद ने कोई बिल भेजा, संसद ने
बिल अर्थात विधेयक भेजा, हिंदी में बोलते हैं विधेयक, और इनसे बोलते हैं बिल। तो राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार होते हैं। पहला तो अधिकार यह है कि वह स्वीकृति दे दे, स्वीकृति प्रदान कर दे। भाई प्रदान कर दिया तो कानून बना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है स्वीकृति सुरक्षित रख ले, ठीक है। उन्होंने पास नहीं करा, अभी सुरक्षित रख ली, सुरक्षित, ठीक है, ये सुरक्षित रख ली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरी बात है वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। आज जब पुनर्विचार के लिए लौटाया तो कहते हैं कि पुनर्विचार करने के बाद दोबारा से दे दिया राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के पास किसी बिल को पास ना करते हुए 3 प्रकार के वीटो की मोस्टली पावर होती है। एक को बोलते हैं, कौन सा बेटा, क्या बताया था तुमने? हाँ, आत्यांतिक वीटो, वेरी गुड, आत्यांतिक वीटो। तो पहली शक्ति होगी आत्यांतिक वीटो शक्ति। दूसरी होती है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, कि किसी बिल को निलंबन कर दिया जाएगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है उसे होती है पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति ने बिल को अपने पॉकेट में रख दिया। तो यदि कोई पूछे कि राष्ट्रपति जी के पास मोस्टली 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा, आप सभी से 23% नोट कीजिए कि आत्यांतिक वीटो जो होती है वो संसद के गैर सदस्यों के संबंध में विधेयक जब पेश कर जाते हैं तो वहां लगा दिए जाते हैं। निलंबनकारी जो है ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और पॉकेट का मतलब होता है कि ना तो सहमति देनी है और ना ही स्वीकार करना है और ना ही लौटाना है, अपनी जेब में रख लेना है। ना हम पास करेंगे ना हम फेल करेंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तो उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये भी हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। राज्य विधानमंडलों पे भी ये वीटो पावर की जाती है। चलो आगे चलते हैं, नोट हो गया? अच्छा, आज इतना ही रहने दिया जाए। चलो तो आज देखो अपनी क्लास को हम कोशिश करेंगे कि आज का क्लास अपने यही किया जाए, और कल हम पढ़ेंगे हमारे जो राष्ट्रपति है उनका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आगे बात करेंगे क्या क्या बात पर पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति क्षमता शक्ति, राष्ट्रपति की कहते हैं कि संवैधानिक शक्ति है। चलो अभी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगी। देखो आपको सबको पता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमा जो किसी सजा को भी माफ कर सकता है। और संवैधानिक इतिहास में राष्ट्रपति काफी बड़ा व्यक्ति होता है, तो कभी गलती से मत बोल जाना। और राष्ट्रपति ही बिल पास रखवाता है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना केवल, ठीक है। तो कल हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य पढ़ेंगे, और जिसके लिए मैं आपकी एमसीक्यू सीरीज लगाऊंगा जिसमें यूपी पीसीएस और यूपीएसआई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपकी क्लास के लिए धन्यवाद। आप क्लास को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए।